गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकेंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ होता है वो हमारा काम करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉ है। इसको अगर आप समझना चाहें तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है कभी ना तो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। तो जैसे कि मान लीजिए जो मैंने एक सर्किट बना रखा है नीचे, इसमें आपको दो तरह की करंट दिख रही है, एक इनकमिंग करंट दिख रही है और एक आउटगोइंग करंट दिख रही है। जो इनकमिंग करंट है वो मैंने ग्रीन से मार्क करी है और जो आउटगोइंग करंट है वो मैंने पिंक से मार्क करी है। अब जैसे देखा जाए इस सर्किट में, तो ये उसको सर्किट एज्यूम करिए, एक हमारा एक ओपन सर्किट है ये। तो यहाँ पे एक करंट मेरी 3 एम्पियर की यहाँ से आ रही है और 2 एम्पियर की यहाँ से आ रही है। तो अगर हम इस जंक्शन को अगर हम एनालाइज करें यहाँ पर इधर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक करंट 3 एम्पियर की, एक 2 एम्पियर की, यहाँ पे हमारी नेट करंट आ रही है 5 एम्पियर की। अब क्योंकि ये हमारी जो चार्ज होता है वो हमारा कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब करंट भी कंजर्व्ड है, क्योंकि करंट है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कंजर्वेशन ऑफ करंट, बिकॉज करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर अगर 5 एम्पियर करंट आई है तो 5 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट भी होनी चाहिए। तो जैसे अब देखा जाए तो यहाँ पे 3 लाइन गई हुई हैं आउटपुट लाइंस, पहले में 2 एम्पियर निकला है, एक में 1 एम्पियर, तो वही इस वाले में कितना आएगा। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से देखें तो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस ये, इसका मतलब हमारी जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 एम्पियर। इसको कहते हैं किरचॉफ का पहला नियम। और ये अगर कोई आपसे पूछे किस पे काम करता है, उसको आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ओके, अब हम लोग जानेंगे किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। वैसे तो ये लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए हम किसी सर्किट के लूप को एनालाइज करें और उसमें जब करंट चलती है सर्किट के अंदर तो वो करंट रेजिस्टेंस से पास करती है। तो जब रेजिस्टेंस से पास करती है तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज लॉस आता है, और जब हम सारे वोल्टेज लॉसेस को ऐड करते हैं तो वो एक ईएमएफ के इक्वल आता है, जो ईएमएफ हमने लगाया होता है उस लूप के अंदर। जैसे मान लीजिए एक ये लूप है हमारा, इलेक्ट्रिक लूप है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस और एक ईएमएफ ई लगा हुआ है। अब मान लीजिए अगर इसमें हम किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें इस लूप के अंदर चलना होगा। अब चलने के दो तरीके, एक होता है कि हम करंट को मार्क करें सेल के पॉजिटिव डायरेक्शन से, और एक होता है कि हम उल्टी डायरेक्शन में चलें। मैं आपको एक करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अब ये हमारा ईएमएफ ई है, 3 रेजिस्टेंस निकले, मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करंट निकाली ई आई, ये करंट निकली आई, ठीक है। अब जो करंट आई निकली तो R1 R2 R3 तीनों से सेम से पास हुई, क्योंकि ये एक सीरीज में पास हुई है। तो जब ये यहाँ से करंट पास होगी तो यहाँ पे कुछ क्रॉस वोल्टेज होगा, यानी कि यहाँ लॉस होगा V1 V2 V3, और लॉ के हिसाब से E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तब हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव लॉस को। जैसे मान लीजिए अगर आई जब चल रही है, आई की डायरेक्शन क्या है, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, इस तरह चल रही है ना। तो हम लोग क्या है, अगर मान ली इस तरह चलें, यानी कि हम चलें एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट की डायरेक्शन में चलें, तो हम लोग जो भी यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे वो हमारे पॉजिटिव आएंगे। जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 इज इक्वल टू ई। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे इनको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और उसके बाद हम लोग राइट साइड पे ईएमएफ की मैग्नीट्यूड लिख देते हैं हम लोग। इस तरह हम लोगों का ये काम चलता है। अब चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर 2 बैटरी लगी हैं, एक 2 वोल्ट की, एक 4 वोल्ट की। अब समझते हैं इसमें किस तरह हमारी चीज़ें काम करेंगी। तो इसका देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि हम लोग हमेशा
हर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मार्क करते हैं। मान लीजिए हमने इसमें पिछले वाली की तरह यहाँ पे कुछ करंट मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से I1 निकली और मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से निकली I2, तो हमारी 2 करंट निकल रही हैं। अब वो 2 करंट हमारी इस सर्किट में चलेंगी और वापस उसी बैटरी में वापस आएंगी। इसमें एक चीज़ समझने की ये होती है, जो एक की फैक्टर डिपेंड करती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जितनी करंट बैटरी से निकलती है उतनी ही करंट वापस बैटरी में आनी चाहिए। ये की फैक्टर है इस क्वेश्चन को करने का। उसके अलावा इस क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट बात कुछ हो ही नहीं सकती, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब जैसे मान लीजिए अभी करंट I1 है, अभी करंट I1 है, ये यहाँ पे चलेगी, यहाँ पहुँचेगी I1, यहाँ पहुँचेगी I2, ठीक। अब उसके बाद ये करंट दोनों जॉइंट होके जाएंगी, I1 प्लस I2 यहाँ पे आ जाएगी, I1 प्लस I2। अब इस जंक्शन पे यहाँ देखिए, इस जंक्शन पे अब ये समझ में करने की, अगर हमने सोचें कि भाई इधर लेफ्ट साइड पे कितनी जाएगी और राइट साइड पे कितनी जाएगी, तो एक सिंपल से जो हमें बताया कि जितनी करंट बैटरी से हमने निकाली उतनी ही करंट बैटरी में वापस आनी चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये हमारा I2 हो जाएगा, ये I1, क्योंकि जितनी करंट निकली उतनी करंट वापस आ रही है। तो इस हिसाब से अगर जंक्शन पे देखा जाए तो इसका मतलब अगर हम लोग लॉजिक लगाएं, यहाँ पे I1 प्लस I2 आ रही है और यहाँ पे I1 जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी I1 जाएगी इधर और यहाँ भी I2 जाएगी। बस इसी तरह हम लोग सर्किट को एनालाइज करके ये लोग हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है जो है एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें सीखने को मिलती है। मान लीजिए ये हमारी बैटरी लगी हुई है और ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अभी मान लीजिए बैटरी हमारी 20 वोल्ट की लगी हुई है और ये हमारा R1, R2, R3 ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से करंट I निकाली, वो करंट यहाँ पे I आएगी और वो I हमारी 2 पार्ट में मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मान लीजिए एक वो बनती है I2 और यहाँ से निकलती है I1। अब इसका मतलब ये है कि हमारी एक करंट ऐसे चलेगी I1 और यहाँ पे आएगी I2 यहाँ से आएगी, यहाँ पे मिलके वापस I बन के वापस बैटरी में वापस चली जाएगी। जितनी करंट निकाली I उतनी करंट वापस चली जाएगी I, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे I2 चली है, यहाँ पे I1 रही है। अब हमें मान लीजिए कोई हमसे कहे कि हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम किस तरह निकालेंगे। तो इसके लिए अब ध्यान रखिएगा, किरचॉफ लॉ जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती हैं। तो हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी कैसे, अब ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें बैटरी तो एक ही लगी हुई है और करंट 2 हैं। आप चाहें तो ट्राई करके देखिए, इसमें आपकी इक्वेशन जो है अगर एक आउटर लूप से बनेगी, बाकी आपको बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसका मैं करने का तरीका बताता हूँ, देखिए। क्योंकि अब अगर हम लोग इसमें 2 लूप कंसिडर करेंगे, पहला लूप जिसमें आउटर लूप ये वाला बाहर वाला, इसमें देखिए ये है V, तो यहाँ पे और ये निकली I ब्रेक हुई I1 I2 में, I यहाँ से निकली। तो अगर हम आउटर लूप कंसिडर करें और हम लोग करंट डायरेक्शन में चलें तो देखिएगा I1 प्लस R2 I1 R2 प्लस I1 R3 इज इक्वल टू V, ठीक है। और एक लूप अगर हम और बनाएं, यानी कि यहाँ पे एक लूप और कंसिडर, वो लूप कौन सा होगा, वो लूप होगा ये वाला, ये इस लूप में हम लोग I1 के डायरेक्शन में चलेंगे। तो हमारा होगा I1 R2 प्लस I2 R3 माइनस क्यों, क्योंकि I1 की डायरेक्शन हमारी जो है वो इधर है और R2 हमारी नीचे की तरफ है, ये रही। मतलब कि हम लोग, क्योंकि हम लोग इस लूप में चल रहे हैं I1, अब ऊपर चलेंगे तो I2 के अपोजिट जा रहे हैं ना। यहाँ पे हम चले, देखिए फिर समझिए, मान ली ये I1 है, ये चली, ठीक। यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे देखेंगे कि भाई I2 की डायरेक्शन इधर, लेकिन हम चल इधर रहे हैं, तो हम करंट के उल्टे चल रहे हैं, इसलिए माइनस I2 R1 इज इक्वल टू क्या, इस लूप में नेट EMF कितना है 0। बस ये की फैक्टर प्ले करता है। तो अब देखिए, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ गौर करी वो है ये है कि I1 R2 प्लस I1 R3 इज इक्वल टू V और I1 R2
प्लस I1R3 माइनस I2/I2R1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू v है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इसका मतलब v हो जाएगी, यानी कि v माइनस I2R1 इज इक्वल टू 0। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और ये किरचॉफ लॉ हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है।